सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। पिछले 2 दिनों से चर्चा सत्र चल रहा है। आज़ादी के 75 सालों का जायजा लिया जा रहा है, विश्लेषण किया जा रहा है और मुख्य तौर पर 2 बातें इस चर्चा सत्र में आई हैं कि भारत 2014 से पहले का और भारत 2014 के बाद का। इस पर बहुत सारी चर्चा हुई है। अब चूंकि आखिरी सेशन है, समय भी कम है, ये आज़ादी गिफ्ट में नहीं मिल गई हमको। इस आज़ादी को हासिल करने के लिए 200 साल से ज़्यादा का अरसा लगा है। इस 200 साल के अरसे में हजारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं, लेकिन आज कुछ लोग आंदोलन के समय, जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त उनका रोल एक शर्मनाक रोल था, लेकिन आज वही लोग इस आज़ादी को हथिया रहे हैं, हाईजैक कर रहे हैं। गांधी जी को हाईजैक कर लिया, सरदार पटेल को हाईजैक कर लिया। हम आपको इस बात का यहां संकल्प लेना है कि हम, जो हमारे पुरखों ने कुर्बानी देकर इस आज़ादी को हासिल किया था, इस आज़ादी को हाईजैक करने नहीं देंगे। माने जी ऊपर आ जाइए, डॉक्टर माने जी ऊपर आ जाइए। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब जो बोलूं तो बातों में असर भी देना। मैं समाजवादी पार्टी मुंबई और महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय अबू आसिम आज़मी साहब से विनंती करूंगा कि मंच पर आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। अबू आसिम आज़मी जी। आज आज़ादी के 75वें साल का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। यहाँ मौजूद मैडम फौजिया खान साहिबा, विद्या चौहान साहिबा, एडवोकेट नीलेश जी, एडवोकेट सुरेश साहब, निरंजन टकले साहब, शैलेंद्र कामले साहब, प्रशांत साहब, मेराज जी और मौजूद तमाम दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, 1947 में देश को आज़ादी मिली। उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि मुसलमान इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ, तुम्हें ताजमहल का हुस्न पुकार रहा है, तुम्हें लाल किले की दीवारें चीख चीख कर रो रही हैं, रोक रही हैं, अगर चले गए तो तुम्हारी लाखों मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, तुम्हारे मकबरों में कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा, तुम हिजरत के नाम पर अपना मुल्क छोड़कर मत जाओ, तुम्हें कसम है तुम्हारे खुदा की, तुम्हारे नबी को रुक जाओ। देखकर हिजरत आसमान और धरती थर्राई है, और देखो कुतुब मीनार की आंखें भी भर आई हैं। दिल में खौफ कहां से आया, तुम्हें शहादत याद नहीं, और मेरे साथ रुको हम हक देंगे,
इमदाद नहीं। जामे मस्जिद में ये कहकर सिसक पड़े थे मौलाना, तुम अपनी कुर्बानियों को छोड़कर हरगिज यहां से मत जाना। ये सोचकर यहाँ का मुसलमान यहाँ रुका था और यहाँ के मुसलमानों ने हमेशा पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वो मुसलमान जो हिंदू और मुसलमान साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की आजादी की लड़ाई लड़े थे, उसी मुल्क में वो मुसलमान परदेसी बन गए। मैं 1947 से बात करूंगा, मैं 2014 की बात बाद में करूंगा, लेकिन 75 साल अगर आजादी के होते हैं, अगर थोड़ी सी भी लोगों के अंदर शर्म रही होती तो 1949 की रात में जो मस्जिद में मूर्ति रख दी गई थी, किसी ने शरारत की थी, उस मूर्ति को हटा देते, बात खत्म हो जाती। ऐसी शरारतें लोग बार बार करते रहते हैं, लेकिन उसको राजनीति से जोड़ा गया। और वो मुसलमान जिसने उस मुल्क में इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, वो मुसलमान जिसने भारत छोड़ो यूसुफ मेहर अली साहब ने दिया, जय हिंद का नारा देने वाला आबिद अली साफरानी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके वो गुलसिता हमारा, वो नारा देने वाला भी मुसलमान। अल्लामा इकबाल, मादरे वतन जिंदाबाद, भारत माता की जय हो, ये नारा देने वाले भी अजीमुल्लाह खान साहब। और आज जो तिरंगे का रंग है, उस रंग को देने वाली भी सुरैया तैयब अली जी। 1921 में शर्त फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उन मुसलमानों को गद्दार कहा जाए क्या गया इस मुल्क के अंदर, कितने फसादात हुए। 1953 में एक रिकॉर्ड है कि जवाहरलाल नेहरू साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि मुसलमानों की नौकरियां आज दाल में नमक के बराबर रह गई हैं, और वो बहुत अपने आप को बहुत ही अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि हमें नौकरियां नहीं मिल रही। आज भी सरकार कमल आने के पहले की बात कर रहा हूं, मैडम फौजिया जी बैठी हैं यहां पर, इसी महाराष्ट्र में 50 मुसलमान ऐसे जेल में बंद हैं 20 सालों से। मैं कसम खा के कह सकता हूं कि कोई गलती नहीं। इसी महाराष्ट्र में एक लड़का पूना का सिद्दीकी राम का, जो कंप्यूटर इंजीनियर था, उसको हिंदू महासभा के लोगों ने उसकी हत्या कर दी। बहुत मुश्किल से गिरफ्तार हुए लोग, और गिरफ्तारी के बाद कुछ दिनों के बाद जब उस हत्यारे की एप्लीकेशन गई जमानत के लिए, तो हाई कोर्ट में कोर्ट ने कहा कि सिद्दीकी की गलती थी कि ये मुसलमान था। और जज साहब ने कहा कि मारने वाला हत्यारा ये कोई आदि मुजरिम नहीं है, पहली बार इसने हत्या किया, इसलिए मैं इसको जमानत देता हूं। अगर इस मुल्क में ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि इंसाफ, कहते हैं इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। ये हालात आज सच्चाई है। अब 2014 आ गया। 2014 के पहले हमारे ये देश, जिसको कहते हैं मेरा देश महान, क्यों महान है मेरा देश? गाड़ियों पे लिखा है मेरा देश महान। मैं तो कहूंगा 100 में 100 बेईमान। इंसाफ ही नहीं है। जब से 2014 आया है, हमारे देश की सारी प्रॉपर्टीज बेची जा रही है। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सोशलिस्ट धाराओं पर चलते हुए इन लोगों ने जितने भी एयरलाइन को, एयरपोर्ट को, सी पोर्ट को, सब भारत माता की प्रॉपर्टी बनाया। और आज आने के बाद एक एक प्रॉपर्टी बिक रही है। कितनी प्रॉपर्टियां बिक गई आज? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स बेच दी गई, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड बेच दिया गया, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड बेच दिया गया, पवन हंस बेच दिया गया, VNR कंपनी बेच दी गई, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेच दिया गया, सीमेंट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड बेच दिया गया, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी बेच दी गई, भेदानी स्टील प्लांट बेच दिया गया, दुर्गापुर स्टील प्लांट बेच दिया गया। 40 कंपनियां बेच दी गई। और मैं कहता हूं कि 35 रुपए का पेट्रोल 112 रुपए में बिक रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, टैक्स की वसूली भी ज्यादा हो रही है, फिर भी खजाने में पैसा नहीं।
और लोग बर्बादी के कगार पर देश में खड़े हुए हैं। अभी कोविड आया, एक दाना किसी को नहीं दिया पहले इन लोगों ने, अब दे रहे, बाद में शुरू किया इन्होंने। और लोग मुंबई से यूपी 1700 किलोमीटर, दिल्ली से यूपी बिहार 1000 किलोमीटर, लोग अपने सरो सामान को सरों पर लेकर के पैदल चलने लगे। यकीन जानी पूरी दुनिया में भारतवर्ष की थू-थू होने लगी। और हमने ऐसे आदमी को बिठा दिया प्राइम मिनिस्टर बना करके, जिसको हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ आती ही नहीं। सिर्फ हर चीज अपनी नाकामी को छिपाने के लिए एक ही चीज है, हिंदू और मुस्लिम। पैरों में लोगों के गोश्त जल गए। एक लड़की अपने बाप को 1200 किलोमीटर साइकिल पर चला के ले गई। आजादी के 75 साल हम लोग जश्न मनाते हैं। भारतवर्ष की आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन हमें कोविड में एक दाना नहीं मिला। और उसी वक्त 1500 कितना टन अनाज गोदाम में सड़ गया, लेकिन दाना किसी को नसीब नहीं हुआ। यह हमारे हाथ देश की हालत है। यूपी में देखिए क्या हो रहा है। लाशें कहते, मैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं आया नहीं हूं, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। वह हमारे गंगा मैया आपको बुलाई? गंगा मैया की सफाई करूंगा। गंगा मैया में हमारी मुसलमानों की नहीं, जिसकी बात करते हो हिंदुत्व की, उन हिंदू भाई की लाशें सड़ के फूल गई और कुत्ते खा रहे सामने, और आप मरने वाले की गिनती में नहीं बता रहे हो। शमशान घाट में लाखों लोग चले गए, उनको लकड़ियां नहीं मिल रही हैं। ये भारतवर्ष की हालत। मुझे लंदन से फोन है, मेरे भाई डॉक्टर है वहां पर, कहा अबू आसिम तुम्हारे मुल्क की कितनी बदनामी थू-थू हो रही है कि लोग अपनी लाशों को साइकिल पर बांध के लेके जा रहे हैं, रिक्शे पर लेके जा रहे हैं, मरीज को लोग टोकरी में रखकर सर पे लेके जा रहे हैं। यह हालत देश की बना दिया, और हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। गांधी जी के कातिल को आज क्रांतिकारी कहकर के उसकी मंदिर बनाई जाएगी। मैं विद्या चौहान जी की इनको टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूं। यकीन जानिए इसकी इज्जत मेरे दिलो दिमाग में बहुत ज्यादा इन लोगों की है। इन्होंने जिस तरह से आंदोलन शुरू किया अभी सेंट्रल विस्टा के खिलाफ, दवाएं नहीं है। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं, मुझे आजमगढ़ से फोन आता है कि आसिम भाई यहां लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं। नरीमन पॉइंट एक बड़ी कंपनी है जहां से ऑक्सीजन के सिलेंडर मिलते हैं, उनसे मैंने बात करके कई सौ ऑक्सीजन ट्रॉली में भरकर मैंने गुजरात से, अहमदाबाद से 400 किलोमीटर दूर से कई हजार वो भेजा वहां पर, तो लोगों की जाने बची। और कहते हैं कि कोई मरा ही नहीं ऑक्सीजन के बगैर। अब मैं एक वीडियो देख रहा था, एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़के से कह रहा है कि तू मुसलमान बन जा, नहीं तो तुझे नरक में जगह मिलेगी, मुसलमान बन जाएगा तो तुझे जन्नत में जगह मिलेगी। और कह रहा है कि अगर तू नहीं बना मुसलमान, हिंदू रहेगा ना, तो अभी समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में आने के चांसेस आ गई ना, तो हिंदुओं को अलीगढ़ में रहना मुश्किल हो जाएगा। वीडियो में तो बात कर रहे हैं, और उस वीडियो को चारों तरफ पूरे देश में वायरल कर दिया गया। और जब उस वीडियो की पड़ताल हुई तो दोनों हिंदू थे, कोई मुसलमान उसमें नहीं था, और उम्र थी 17 साल की, तो केस भी नहीं हो सकता। आगरा के अंदर समाजवादी पार्टी का आंदोलन महंगाई के खिलाफ हो रहा था, उस बीच में एक लड़का आया, बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मीडिया वाले चापलोस तलवे चाटते हैं जो मोदी जी के। मेरे पास ऑफिस में आ गए, मैं लगा दिया माइक, बोले जवाब दो कि तुम्हारी पार्टी के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। मैंने कहा हो नहीं सकता ये। कहा ये वीडियो देख लो। मैं बोला अरे कैसा कैसा हो गया, जरूर दाल में काला है। मालूम हुआ कि बीजेपी का वर्कर समाजवादी की भीड़ में जाकर पाकिस्तान जिंदाबाद बोल के भाग गया। यानी आज इस देश के अंदर धर्म के नाम पर इस तरह से जो हो रहा है ना, अब इसके खिलाफ एक आजादी की लड़ाई गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। अब देश आजादी को बचाने की एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी आप लोग सब लोगों को, वरना ये देश फिर गुलाम हो जाएगा। अंग्रेज आया था इस देश के अंदर, उस वक्त आया था जब मुगलों का राज था, और इस देश की यहां की जीडीपी जो है, मुझे लगता है उस वक्त जीडीपी यहां की बहुत हाई थी, और जब अंग्रेज छोड़कर गया तो जीडीपी 2% थी। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, और आज फिर जो लोग बैठे हैं इनका कोई विजन नहीं है, देश की जीडीपी फिर वैसी आ गई, और हिंदू मुस्लिम करके ये देश को बर्बाद करने के लिए आज खड़े हुए हैं। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं दोस्तों
कि अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो, अहले हिंद हो तो शैतान से डरते क्यों हो। सारे गम, सारे शिकवे, सारे गिले भुला के उठो, दुश्मनी जो भी आपस में भुला के उठो। अब अगर हम सब एक ना हो पाए तो मिट जाएंगे, खुश्क पत्तों की तरह हम भी बिखर जाएंगे। हालत बहुत खराब है देश की। कल ही आजमगढ़ में 2 लड़कों को उठाया, क्रिमिनल थे, वो क्रिमिनल थे, लेकिन देश का कानून कहता है कि आदमी को उठाओ, जेलें बंद करो, मुकदमा चलाओ, फांसी के फंदे पर चढ़ा दो। किसी को उठाओ, ठोक दो, उसको ले जाकर के उसको इतना मारा, दांत वांत सब तोड़ दिया, हाथ पैर तोड़ दिया, बाद में बोला एनकाउंटर। दिन के उजाले में सबके सामने कोई बोलने वाला कोई है ही नहीं। धर्म के नाम पर कितने लोग पकड़े गए। और मैं आपको गारंटी से कहना चाहता हूं कि देश में कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं है, हो ही नहीं सकता, कि जो किसी गैर हिंदू भाई को मुसलमान बनाने के लिए जबरदस्ती करे। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। दुनिया यहां से वहां हो जाए, लेकिन जबरदस्ती कभी किसी का धर्म परिवर्तन कराए नहीं। अगर कराया ना तो वो बहुत बड़ा वो होगा, गुनहगार होगा, पापी होगा। क्यों करेगा ये काम। कानपुर में एक रिक्शे वाले को पकड़ के पुलिस वालों के साथ मिलकर उसको मार रहे हैं। छोटी बच्ची चिल्ला रही, मेरे पापा को छोड़ दो, मेरे पापा को छोड़ दो, लेकिन पापा को छोड़ने को तैयार नहीं। और बाद ने कहा कि ये जो है ना, ये हिंदू लड़की को मुसलमान बना रहा था। झूठ। और ये वायरल कर दिया, इनके लोग खुश हो गए। मैं आपके यहां तो टीवी वाले ने, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये जो है ना, जो मुसलमान करते हैं, ये मुसलमानों के दुश्मन कम, हिंदुओं के ज्यादा दुश्मन है ये। अगर आप देखोगे तो रेलवे में काम करने वाले 2% मुसलमान हैं, 98% मेरे हिंदू भाई हैं। अब ये प्राइवेट हो जाएगी तो रिजर्वेशन खत्म, उनको तनख्वाह जो मिलती थी आधी मिलेगी। किसका भी नुकसान हुआ। एयर इंडिया भी गई है, 1% मुसलमान है, 99% कौन है, मेरे दूसरे भाई हैं, उनकी नौकरी जाएगी। नुकसान किसका हो रहा है। 2 करोड़ का नाम लेने वाले आज इस देश में लोगों की नौकरियों से छीन रहे। 45 सालों में सबसे ज्यादा रोजगार कम हो गया इनके राज के अंदर। और इनका काम सिर्फ एक ही है कि हिंदू मुस्लिम करो और राज करो। इसलिए मैं कहते हैं कि हम सबसे पहले हमारे काम है। मेरे दिल की तमन्ना है, जो मैं यूपी क्यों जा रहा हूं, यकीन जानिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए इसलिए नहीं जा रहा हूं, बीजेपी चली जाए इसलिए जा रहा हूं। इसलिए जा रहा हूं कि हमारी हिंदू मुस्लिम की एकता खत्म ना होने पाए। मैं इसलिए जा रहा हूं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि एक फरिश्ता आसमान से उतर कर आए और कुतुब मीनार की ऊंचाई पर खड़ा हो जाए और वहां से ये कहे कि मौलाना साहब, आप देश की आजादी के लिए जंग कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, हम एक दिन में देश की आजादी का परवाना लाकर आपको दे देंगे, लेकिन इस देश से हिंदू और मुस्लिम की एकता को लेकर चले जाएंगे। तो मौलाना आजाद ने कहा, अगर देश की आजादी अभी नहीं मिलेगी तो देश का नुकसान होगा। मैं बाद में ये नुकसान पूरा कर लूंगा, लड़के ले लूंगा, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम एकता खत्म हो गई तो ये इंसानियत का नुकसान होगा। इसलिए मैं सबसे पहले हिंदू मुस्लिम की एकता को चाहता हूं। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम। रिश्ते टूट जाएंगे, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। 75 साल की आजादी की हालत है। माली से अदावत है, माली से अदावत है पर शैदाए चमन हूं मैं। माली से अदावत है पर शैदाए चमन हूं मैं। सरकार का दुश्मन हूं पर वफादार वतन हूं मैं। सरकार का दुश्मन हूं पर वफादार वतन हूं मैं। माली का मतलब तो वतन। माली कभी रिश्ते में चमन हो नहीं सकता, माली कभी रिश्ते में चमन हो नहीं सकता। सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। माली को बदलेंगे तो चमन फिर भी रहेगा, माली को बदलेंगे तो चमन फिर भी रहेगा, मोदी को बदलेंगे तो वतन फिर भी रहेगा। लेकिन मैं एक बात सही नहीं किया उस आदमी ने, भारत को बिकने नहीं दूंगा, बेच दिया भारत को, भारत को झुकने नहीं दूंगा। साला चाइना के लोग बैठे अंदर आके, महंगाई खत्म कर दूंगा। महंगाई डबल टिबल हो गई।
शर्म से न खाने को। मैं यूपी जा रहा हूं, पूछता हूं पगार कितनी मिलती है? अगर नौकरी मिल गई मजदूर को 250 रुपया, और महीने में 10-15 दिन मिली, 15 दिन नहीं मिली, पगार कितनी हो गई? 4-5-6 हजार रुपया। और डिजिटल इंडिया बनाना है इनको, कैशलेस बनाना है इनको। 5,000 रुपया साला बैंक में रखेगा कि जेब में रखेगा? क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे जिंदा रहेगा, इसकी कोई फिक्र ही नहीं। मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ को मैं राशन दे रहा हूं 5 किलो। 80 करोड़ को मोदी तुमने खुद ही गरीबी की रेखा से नीचे ऐलान कर दिया। मैं समझता हूं कि 100 से ज्यादा गरीबी की रेखा से नीचे, 115 करोड़ कम से कम गरीबी की रेखा से नीचे होंगे देश में। देश की हालत बहुत ही बदतर होती जा रही है। हम आजाद नहीं हैं, हम कहने के लिए आजाद हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से 4 के जजेस निकलते हैं और ये कहते हैं कि इस देश में जो हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, देश की डेमोक्रेसी खत्म होने जा रही है, तो बचा क्या फिर? लेकिन माफ कीजिए, कोई नेता सीरियस नहीं है, कोई नेता सीरियस नहीं। सब अपनी पार्टी बनाने में लगे हुए हैं, सबको अपने एमएलए एमपी ज्यादा जिता के लाना है। मत देखिए दामन में गुल आए कि खार आए, बस ये देख कि गुलशन में किस तरह बहार आए। ये समय नहीं है पार्टी बनाने का, ये समय नहीं है एमएलए एमपी ज्यादा जिताने का, ये समय है गांधी जी के सपने को साकार करने का, देश के अंदर भारतवर्ष के संविधान को बचाने का। ये समय है गांधी जी के कातिलों को उठाकर फेंक देने का, उनको दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठने देने का। वो कैसे होगा? हमारी अलायंस होती है खूब, अब बाद में सीट नहीं मिलने पर टूट जाती है। जीतेंगे 3 सीट, मांगेंगे 500 सीट, 50 सीट, और बाद में पैसे लेके सीट छोड़ देंगे। अलायंस करेंगे, बाद में दूसरा खड़ा कर देंगे। अगर नेता सही हो जाए, सब सही हो जाए, देश में सेकुलर लोग ज्यादा है, बुरे लोग बहुत कम है। बुराई ज्यादा है लेकिन बुरे लोग कम है। अगर अच्छे लोग बोलना शुरू हो जाए ना तो बुराई खत्म हो जाए। अच्छे लोग बोलना शुरू नहीं कर रहे हैं और देश खतरे में है। और याद रखिएगा, मैं तो बहुत छोटा आदमी, यहां बड़े बड़े नेता बैठे हैं। 2022 के इलेक्शन में यूपी में अगर बीजेपी जीत गई ना तो शायद देश में दोबारा इलेक्शन भी नहीं होगा। ये सिचुएशन देश में बनाई जा रही है। आजादी गुलामी में बस है, 2 ही लोग हैं बस, अदानी अंबानी। सब दे दो उनको उठा के, जितनी चीज सब दे दो उसको। ये झोला लेकर आया था, झोला लेकर चला जाएगा। जल्दी जा भाई, पाक साफ कर जमीन को, जल्दी छोड़ इसको, जा जहां से आया था। न रहे बांस न बजे बांसुरी। देश की हालत खराब होती जा रही है, हम सबको उसके ऊपर काम करना चाहिए। और ऐसे में सेंट्रल विस्टा, आप सोचिए कि 6,000 करोड़ 6 लाख करोड़ के बजट खसारे का हो, लोगों के पास दवाएं नहीं हो, अस्पताल नहीं हो, और 23,000 करोड़ बोल करके 50,000 60,000 करोड़ की दिल्ली में शानदार बिल्डिंग बनाई जाए, और उसमें मोदी की फोटो और उन गद्दारों की जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे उनकी फोटो लगाई जाए, और वो वफादार जो देश के लिए शहादत का जाम पिया उनकी फोटो उठा के फेंक दी जाए। अगर इस देश के किसी आदमी को मंजूर है तो वो देश का गद्दार है। उसके ऊपर एक को नहीं, सबको खड़े होना चाहिए। किसान आज आंदोलन पर बैठा हुआ है, मुझसे पूछा कि टीवी वालों ने कि आंदोलन आप खत्म कर देना चाहिए, बहुत दिन हो गया। मैंने कहा नहीं, 130 करोड़ जनता को अब साथ मिल जाना चाहिए। किसानों का आंदोलन किसानों का नहीं, हम सबका आंदोलन होना चाहिए। वो किसान कितनी मुश्किल से देश को बचाता है, चलाता है, सुबह शाम दोपहर धूप में बेचारा रह के जिंदगी गुजारता है। और वो किसान आज बेचारा 10 महीने से बैठा आंदोलन पर। कितने किसान शहीद हो गए और ये सुनने को तैयार नहीं, हिटलर की औलाद। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि हम सबको मिलजुल कर, हमारे जो पुरखों ने सपना देखा था, कहते वतन की आबरू का पास देखो कौन करता है, सुना है मक्तल में आज हमारा इम्तिहान होगा। जुदा मत हो मेरे पहलू से दर्दे वतन हरगिज, न जाने बाद मर्दन तू कहां और मैं कहां हूंगा। शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इलाही वो भी दिन होगा, इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना ही आसमां होगा। ये अपनी जमीन और अपना आसमान है। ये हमारे पुरखों ने ये सपना देखा था अपने ही देश के अंदर। आज बगैर कुछ बोले हुए सरकार के खिलाफ बोल दिया तो बोले देश के खिलाफ बोल रहा है, उठाकर जेल में डाल दिए जा रहे लोग। एक पत्रकार ने लिख दिया कि वहां नमक और रोटी खा रहे हैं, उसको उठा के जेल में डाल दिया। ये हो रहा है। अनडिक्लेयर इमरजेंसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के राज में लगी हुई है। एक आदमी आया, मुझे अभी मैं जा रहा था यूपी में, एकदम बूढ़ा आदमी,
एकदम गरीब आदमी, बेचारा चल नहीं सकता, मेरी गाड़ी पर आकर ऐसा हाथ जोड़ खड़ा हो गया, भैया बचा ला हमके अपनी उर्दू यूपी की जबान में, भैया हमके बचा ला भैया, कुछ गोरू लोग हमारा खेतवा खा जाते हैं, सब जानवर हमारा खेत खा जाते हैं, सैकड़ों जानवर रोड पर बैठे हुए हैं। बोले रोड पर क्यों बैठे हैं यार, ये उधर क्यों नहीं बैठते हैं लोग? तो बोले ये सूखा ढूंढते हैं तो वहां बैठते हैं, और अगर किसी की गाड़ी से जानवर को ठोकर लग गया तो उसकी खैर नहीं। किसी ने खेत में अपने तार लगा दिया जो जानवर को छुप जाए तो उस पर केस हो जाएगा। क्या करे आदमी, जाए कहां? किसान परेशान, मजदूर परेशान, नौजवान परेशान, देश परेशान, अनडिक्लेयर इमरजेंसी लगी हुई देश में। ऐसे में मैं समझता हूं कि हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, और जो हमारी मैडम की टीम जो लगी हुई है, विद्या चौहान जी की पूरी टीम जो लगी हुई है, उनको मैं माफी चाहता हूं, मैं साथ आपका ज्यादा नहीं दे पाता हूं, मैं बहुत बिजी रहता हूं, मैं यहां वहां भागता रहता हूं, लेकिन मेरी तमन्ना है कि आप जो इशू लेके उठी हैं, हम सबको इस इशू में साथ देना चाहिए और सोए हुए लोगों को जगाना चाहिए। जो लोग सो गए हैं उनको जगाओ कि देश में क्या हो रहा है। 50-60 हजार करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनेगी और मोदी जी महल में रहेंगे, पता नहीं कौन रहेगा महल में, बीवी बच्चे तो आते नहीं है। एक कमरे में रह रहे झोला लेके आए हुए आदमी महल बना रहा है तो उसके पीछे भी कोई राज ही होगा। नहीं और क्या क्या करना भाई, एक खटिया पर सो जाओ चले जाओ, आदमी सिंपल आदमी तो वही करता है। झोला वाला साला महल बना रहा है तो सोचना चाहिए थोड़ा सा। और ये झोला लेके आए थे ना, झोला लेके वापस भेज दो, आपने मुझे बोलने दिया, झोला भी नहीं देंगे, पक्का बहन आपके साथ खड़ा हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बधाई, आपने इतनी मदद। क्या है ना कि लोग सोए हुए हैं, उनको जगाना पड़ेगा। क्योंकि आसिम भाई को 2 मीटिंगें हैं मिलाड में, वहाँ जाना है, तो मैं विद्या ताई जी से विनंती करूंगा कि उनका स्वागत करें फूल का गुलदस्ता देके। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने व्यस्त होके। मैं 2 मिनट बोलती हूँ आपके। आइए। अबू भाई हमारे कार्यक्रम में अभी आए, हम सब लोगों को बहुत खुशी है, क्योंकि सेंट्रल विस्टा विरोधी भारत हम सब लोग कार्यकर्ता एक साथ बैठ के जब भी करते थे। अबू भाई एक बार मीटिंग में आए और बोले उन्होंने कि आपको जो भी होगा मेरा साथ आपको है। हम लोग उसके बाद दिल्ली में गए थे, वहाँ भी वो आए थे समय निकाल के। फिर लखनऊ में हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था, वहीं भी आए और हमें अखिलेश जी के यहाँ लेके गए उनके ऑफिस में, और बहुत हम लोगों का स्वागत भी किया। उनका सब पदाधिकारियों का, आमदारों का मीटिंग था, उसमें सबको बुला लिया। अपना जो सेंट्रल विस्टा का जो 8-9 मिनट का क्लिप है वो भी उन्होंने देखा, और उन्होंने कहा ये इतना अच्छा मुद्दा है कि ये पूरे चुनाव के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, आप लोग भी वहां पे आ जाओ। और बहुत उनका सहयोग है, सिर्फ सेंट्रल विस्टा के लिए नहीं, जो भी आप करोगे उसमें हम लोग आपके साथ हैं। और हम लोग जो काम कर रहे हैं वो उनकी समझ में आ गया है। बड़े बड़े नेताओं को समझ में नहीं आता है, वो काम उनकी समझ में आ गया है कि भाई मोदी और शाह को अगर हटाना है तो ऐसा कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सब कार्यकर्ताओं को इसलिए बुलाया था यहाँ कि आगे क्या करने का है।